देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। अपने भविष्य को लेकर हर कोई परेशान रहता है, अब हो भी क्यों ना। बात अगर रिटायरमेंट की हो तो इसकी तैयारी तो काफी पहले से शुरू करनी होती है ना। रिटायरमेंट की तैयारी के लिए ही है नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे सरकारी कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट, हर कोई खोल सकता है। इस पेंशन फंड में निवेशकों का पैसा शेयर और बॉन्ड मार्केट दोनों में लगाया जाता है। लेकिन क्या सिर्फ एनपीएस ही रिटायरमेंट के लिए काफी है? यही बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एसएल फाइनेंस से ब्रजेश परनामी जी। अब ब्रजेश, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में। शायद एनपीएस को लेकर कई लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी ये मन में दुविधा रहती है कि हाँ, इसमें पैसे लगाएं नहीं लगाएं। कई लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे लगाते थे, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से एनपीएस के फायदे लेकर इस शो में आपके साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार एनपीएस अकाउंट क्यों जरूरी है? जी नमस्कार। जैसा कि आपने कहा, एनपीएस एक फायदेमंद स्कीम है उन लोगों के लिए जो एक डीम्ड सेविंग करना चाहते हैं अपनी रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, जैसा कि इसके नाम में है नेशनल पेंशन स्कीम, सो इट इज़ बेसिकली अ वॉलंटरी डिफाइंड रिटायरमेंट सेविंग स्कीम्स which is basically meant for retirement. For the individuals, they can start the retirement saving from the early age, and इसमें दो टाइप के अकाउंट होते हैं। एक तो टीयर 1 अकाउंट होता है और टीयर 2 अकाउंट होता है। टीयर 1 अकाउंट जो है जी, ये मैंडेटरी अकाउंट होता है। इसमें आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं टिल द टाइम यू आर रिटायर्ड एंड यू अटेन एज ऑफ 60। और दूसरा अकाउंट जो है वो टाइप 2 अकाउंट है जिसमें आप विड्रॉल कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट, काफ़ी बेनिफिट्स हैं जी। देखिए, एक तो ये बड़ा ट्रांसपेरेंट है। इसको रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, पेंशन फंड एंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो इसको रेगुलेट करती है। तो ट्रांसपेरेंसी पूरी मेंटेन होती है। आप इसमें जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसको जिस भी फंड मूवमेंट है पैसे की, वो आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी पूरी मेंटेन रहेगी। और अगर आपने टाइप 2 अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को या इन्वेस्टर को सजेशन दे देते हैं कि ये देखिए, ये एक डीम्ड आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट है। इसको आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से करिए। आप इसको ऐसा ना करिए कि इसको आपने 10 साल बाद या 15 साल बाद या 3 साल बाद ऐसा कुछ निकालना है। ऐसी स्कीम ये नहीं है। ये एक डीम्ड सेविंग है जो कि आपके रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस क्रिएट करती है। जी ब्रजेश, वाकई अब तो जैसे मैंने बताया कि सिंपलिसिटी है, बहुत सिंपल है। आप नोट, बिल्कुल, हम तमाम इसके फायदों की बात कर रहे हैं और आपने बताया भी कि हाँ, क्यों ये जरूरी है। अब हर कोई, जब कोई भी निवेशक अपना पैसा डालना चाहता है किसी इंस्ट्रूमेंट में, वो ये ढूंढता है कि क्या उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। तो टैक्स बेनिफिट के लिहाज से भी ये स्कीम बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। जी, जैसे आपने बताया, टैक्स बेनिफिट इसमें मिलते हैं। 2 सेक्शन है, जैसे 80 CCD1 है, इसमें 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट है। बट इसमें एक चीज ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका जो टैक्स बेनिफिट है 10% ऑफ, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड और ग्रॉस इनकम है, और अगर आप सैलरीड हैं तो 10% ऑफ ग्रॉस सैलरी का, 10% ऑफ सैलरी का है डिडक्शन इसमें। और इसके अलावा 50,000 रुपीज एडिशनल आपको डिडक्शन मिलता है 80 CCD1B के तहत। तो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए, टोटल 2 लाख रुपए तक का आप इसमें टैक्स बेनिफिट भी अवेल कर सकते हैं। ब्रजेश, और पैसा निकालने के नियम क्या है? क्या शर्तें हैं जिसके तहत एनपीएस अकाउंट से पैसा निकाल सकता है कोई निवेशक? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया, ये 2 टाइप के अकाउंट होते हैं एनपीएस में, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप पैसे 60 ईयर से पहले आप नहीं विड्रॉ कर सकते हैं। और टाइप 2 ऐसा अकाउंट है जिसमें आप किसी भी इंटरवल पे आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको बड़ा क्लियर होकर काम इसमें सोचना पड़ेगा कि आप टाइप 1 अकाउंट खोलना चाहते हैं, टाइप 2 अकाउंट खोलना चाहते हैं। और दोनों में ही जैसे कि खाता धारक जो है 25% राशि निकाल सकते हैं, और कुछ अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे प्रोविजंस भी दिए गए हैं कि हाँ, आप सर्टेन ओकेजन्स के लिए ही पैसा निकाल सकते हैं, जैसे पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा हो गया, या फिर शादी के लिए भी। जी, वो ऐसा प्रावधान, इसीलिए टीयर 1 जो टाइप 1 जो अकाउंट है वो मैंडेटरी है खोलना, और उसके साथ में आप टाइप 2 अकाउंट खोल सकते हैं, जिसके थ्रू, जैसा आपने बताया, विड्रॉल्स
जो भी आपको जिस समय जरूरत है तो उस हिसाब से आप विड्रॉल कर सकते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी उपलब्ध है। इसके अलावा बताएं दर्शकों को कि बिजनेस शुरू करने के लिए भी पैसे निकाल सकते हैं। खाता धारक जो है पूरी अवधि में 3 बार ही पैसा निकाल सकते हैं और पैसा निकालने के बीच 5 साल का जो अंतराल है वो होना जरूरी होता है। ये हमने आपको बताया। बाकी इसमें जो एन्युइटी स्कीम है इसके बारे में भी जरा बताइए ब्रिजेश हमारे दर्शकों को जरा, कि जो 60% होती है पूरी रकम का 60% पैसा ही कोई निवेशक निकाल सकता है और बाकी 40% होती है वो एन्युइटी स्कीम में चली जाती है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसके पीछे गवर्नमेंट का एक लॉजिक ये है कि ये रिटायरमेंट फंड है आपका, तो ये मैंडेट इसीलिए भी बनाया गया है कि जो भी आपका अगर 60 साल की एज में आप पहुंच जाते हैं तो दैट डज नॉट मीन कि आप पूरा विड्रॉ करें, तो बाय डिफॉल्ट आप 40% जो आपका जो कॉर्पस है वो एन्युइटी में आपका एज ए पेंशन फंड में आपका निवेश होता है, ताकि आप एक रेगुलर इनकम आपकी एज ए पेंशन आप शुरू कर सकें। नॉट दैट कि आप 60 पहुंचे और आपने पूरा विड्रॉ कर लिया। तो ये टाइप 1 में ये 40% मैंडेट है एनपीएस में कि 40% पैसा आपका एन्युइटी में निवेश होगा। और खाता खोलना बेहद आसान। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिसकी जरूरत निवेशक को है जिसको एनपीएस अकाउंट अपना खोलना है? देखिए डॉक्यूमेंट जो नॉर्मल आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके तहत आप खोल सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर के थ्रू आप कर रहे हैं तो वो चीज़ और भी सिंपल हो जाती है। आप अपने एम्प्लॉयर के थ्रू उसको आपका जो पेरोल चेकलिस्ट है या जो भी उनकी जो फॉर्मेलिटी एम्प्लॉयर की, आप उसमें उस फॉर्म को भर दीजिए और आप उसमें आप अपने नॉमिनी भी कर सकते हैं। अप टू 3 नॉमिनीज आप अपने नॉमिनेट कर सकते हैं और उनका परसेंटेज इक्वल कंट्रीब्यूशन रखना है या जो भी आपको हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन नॉमिनीज का रखना है वो रख सकते हैं। तो एम्प्लॉयर के थ्रू बहुत सिंपल है, नहीं तो अगर आप किसी नोडल ऑफिस या बैंकों के थ्रू आप करना चाहे तो भी कर सकते हैं। तो आजकल बैंक भी ये सुविधा काफी देते हैं, आप उनके थ्रू एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। तो नॉर्मल बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो आपका अकाउंट खुल सकता है। और 16 नंबर का जो आपका पैन है उसको आप दिखाइए, फॉर्म के साथ केवाईसी दस्तावेज जमा कीजिए जैसा ब्रिजेश बता रहे हैं। कॉलर्स के पास जाएं उससे पहले एक और बात ब्रिजेश आपसे जानना चाहते हैं कि निवेश के लिए 3 फंड्स मौजूद है, जैसा कि हम शुरुआत में भी बता रहे थे कि इक्विटी में भी निवेश, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी और सरकारी सिक्योरिटीज में भी निवेश होता है। उसके लिए कौन कौन से 3 जो फंड्स हैं वो मौजूद होते हैं एनपीएस के तहत? देखिए इसमें एक ईसीजी स्कीम इसको बोलते हैं। ई स्टैंड्स फॉर इक्विटी, सी स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जो आपकी जो 2 चॉइस हैं आपके पास इसमें फंड करने की, एक तो आपकी ऑटो चॉइस है और दूसरा आपकी जो आप लाइफ साइकिल फंड अगर आप चूज करते हैं तो एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। तो एक्टिव चॉइस के तहत आपको 3 स्कीम मिलती हैं ईसीजी, जैसा मैंने बताया, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट। तो इसमें आप कॉम्बिनेशन भी चूज कर सकते हैं या किसी एक स्कीम को भी चूज कर सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर है जिसको इक्विटी रिलेटेड फंड्स में ज्यादा निवेश करना है, क्योंकि रिटर्न ऑब्वियसली अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इक्विटी विल गिव यू बेटर रिटर्न देन योर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और इवन गवर्नमेंट। बट एक ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि इक्विटी 50% से ज्यादा इन्वेस्ट आप नहीं चूज कर सकते, तो आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप ईसीजी में से या तो खाली ई या तो सी या तो जी या कॉम्बिनेशन ऑफ ईसीजी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 50% इक्विटी में, 50% से ज्यादा इक्विटी में निवेश नहीं कर पाएंगे। चलिए कॉलर से भी बात कर लेते हैं ब्रिजेश। हमारे साथ इस वक्त पहले कॉलर मौजूद हैं आरके शर्मा गुरुग्राम से। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। आपने अपना सवाल हमें भेजा भी है, लेकिन जरा थोड़ा हमें और डिटेल में बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैम, ऐसा है कि मेरे 3 रियल एस्टेट मैच्योर हो गए हैं, मतलब उनका जो लॉक इन पीरियड पूरा हो गया है। तो उस प्रोसीड्स को मैं बेटर यील्डिंग स्कीम्स में एसटीपी के थ्रू ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ जी। तो एडवाइस करिए कौन सी स्कीम इन्हीं एएमसीज की बेटर रहेगी। ओके आरके शर्मा जी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हैं और 68 साल इनकी उम्र है। ब्रिजेश बताइए, अब 3 साल का लॉक इन पीरियड तो पूरा हो गया इनका स्कीम्स का, अब ये एसटीपी के थ्रू में किसी अच्छे फंड में निवेश चाहते हैं, क्या इनकी स्ट्रैटेजी रहे, कैसे फंड्स हो? जी मैंने देखा इनका पोर्टफोलियो, इनका इन्वेस्टमेंट लॉक इन पीरियड जो ईएलएसएस का था वो खत्म हो गया और इनका इन्वेस्टमेंट रिलायंस, कैन, रोबेको और एक्सिस में है, जो कि तीनों ही अच्छी एएमसीज हैं। तो
तो मैं इनको सजेस्ट ये करूंगा कि देखिए आज की करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए तो मैं इनको मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं सजेस्ट करूंगा। मैं इनको ये बोलूंगा लार्ज और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में जाएं, तो जिसमें कि रिलायंस में इनका जो ऑलरेडी एक ELSS चल रहा था, तो मैं उनको रिलायंस का ही लार्ज कैप फंड एक सजेस्ट करता हूं, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसके पिछले 3 से 5 साल का रिटर्न देखें तो 18% प्लस का रिटर्न दे रहा है। और कैनरा रोबेको में भी ये इनका कैनरा इमर्जिंग इक्विटी फंड है, तो ये उसमें स्विच कर सकते हैं, जिसका अप्रोक्सीमेटली रिटर्न ऑलमोस्ट 28 to 30% गया है पिछले 5 साल का देखें तो। ये एक लार्ज और मिड कैप का मिश्रित फंड है, सो प्रिडोमिनेटली लेकिन लार्ज फंड में है। और एक्सिस का जो है वो सेम, मैं इनको एक्सिस एमसीज का एक्सिस इक्विटी फंड रिकमेंड करूंगा, जो कि स्विच कर सकते हैं। ये तो तीनों ही फंड इनके तीनों एमसीज ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड कैटेगरीज हैं, तो ये आराम से उसमें स्विच कर सकते हैं। चलिए, आर.के. शर्मा जी की सलाह तो मिल गई है। एक और कॉलर से बात करते हैं। भुज से हमारे साथ कुलदीप जी, एक और कॉलर जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपका सवाल भी हमें मिला, बताइए जरा आप कब से इन फंड्स में निवेश कर रहे हैं? मैम, सबसे पहले गुड इवनिंग। मैं आपका शो कंटिन्यूस फॉलो कर रहा हूँ। मैं ये 2017 से ये जो मेरा फंड है दो, उसमें SIP स्टार्ट है 2017 से जनवरी से। DSP ब्लैक रॉक और ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड। उससे पहले का जो मेरा पोर्टफोलियो वो मैं SIP मतलब टॉप कर दिया है। जो IDFC प्रीमियर इक्विटी ग्रंथ में अराउंड में 5 ईयर SIP किया हुआ था, और लेकिन अभी स्टॉप है। लेकिन अभी मैं आगे का फ्यूचर के लिए मैं 15 to 17,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 15 to 17 इयर्स के लिए। तो प्लीज मुझे गाइड कीजिए। ओके, आपके पास अभी 3 फंड्स हैं, लगभग 7,000 रुपए के आपके SIP है कुलदीप जी? यस मैम, एक 7,000 यस फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी का 4,000 का SIP भी है। यस यस। और DSP ब्लैक रॉक माइक्रो कैप में 1,500 करते हैं, और ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड में आपकी 1,500 रुपए की SIP है, और आपने कुछ लक्ष्य रखे हैं 15 से 17,000 रुपए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये फंड्स सही है इनके ब्रिजेश, और या ये जो अभी इनका और निवेश है, कुछ और फंड्स में इन्हें पैसे डालने चाहिए? जी, मैंने स्वाति जी इनका पोर्टफोलियो देखा, तो कुलदीप जी आपका पोर्टफोलियो जो फंड सिलेक्शन है वो अभी ठीक है आपने, लेकिन अपना मेरे को कोई होराइजन, गोल और कॉर्पस क्या अमाउंट है वो सब नहीं बताया, लेकिन मैं थोड़ा अपना प्रिजम्पशन इसमें लगाता हूँ। आपकी एज अभी 33 ईयर्स है, तो यू हैव अनदर 27 ईयर्स टू इन्वेस्ट। तो मैं इनको ये, और इनके जो बच्चे की जो इन्होंने जो बताया कि इनको बच्चे की एजुकेशन और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए 2 ये गोल बताएं, लेकिन अमाउंट और होराइजन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। कुलदीप जी, आप तो हैं जो हमारे साथ मेरा लाइन पे? रिकमेंडेशन ये रहेगा इनको जो फर्दर 17,000 रुपए का। ब्रिजेश, मैं सोच रही थी कि जी कुलदीप जी, आप अपना बताएंगे आपका होराइजन कितना है? मतलब हमारे जो गेस्ट हैं वो यही पूछ रहे हैं आपसे कि आपने अपने बच्चे की पढ़ाई और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तो किया है, लेकिन कितने साल के बाद? अभी आपकी उम्र है 33 साल, तो कितना माने कितने साल के बाद बच्चों की एजुकेशन रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको ये अमाउंट की जरूरत है? कितने कॉर्पस की जरूरत है? बच्चे का एजुकेशन के लिए मैं अराउंड 17 to 18 इयर्स के लिए 50 लाख का सरप्लस चाहिए, और रिटायरमेंट के लिए 1 CR। 1 CR वो अराउंड यस, और वो अराउंड 26-27 इयर्स के बाद रहेगा। ओके ब्रिजेश, इनका जो होराइजन है, टाइम होराइजन और कितना कॉर्पस है, वो भी आपके पास डिटेल्स अब आ गई? जी, जो मैंने जो पोर्टफोलियो जो इनका बनाया था, तो इनके पास जो समय है अभी रिटायरमेंट का, तो करीबन 27 साल है, और बच्चे की जो हायर एजुकेशन जो ये बोल रहे हैं 15 साल तो है अभी। तो इनका जो फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज का फंड है, उसको अगर मैं रिटायरमेंट गोल में अगर मैप करूं, तो 28 साल है, 4,000 रुपए ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 4.25 करोड़ रुपए तो ये उसी में ही बना लेंगे। तो इसके अलावा शायद इनको और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी ये बोल रहे हैं इनको 15 से 17,000 रुपए इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं। तो फिर भी मैं फंड हमने उसके हिसाब से बता दें, अब ये इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। ABSL का फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है, लार्ज कैप फंड है, 4,000 रुपए आप इसमें डालें, 27 साल का टेनर में पकड़ता हूँ,
और मोटा मोटा मैं देखता हूं तो 16% का रिटर्न तो करीबन 2.25 करोड़ रुपए और जनरेट कर पाएंगे। और एसएल इक्विटी फंड में और इनको रिकमेंड करूंगा, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, अगर 4,000 रुपीज उसमें डालते हैं 27 साल के लिए तो आराम से 14% का रिटर्न जनरेट करेंगे। और आईसीआईसीआई प्रूफ ब्लू चिप फंड लार्ज कैप का मैं एक और फंड इनको सजेस्ट कर रहा हूँ, 2,000 रुपए इसमें डालें तो टोटल 14,000 रुपए का मैं बोल रहा हूँ। अगर ये निवेश अपने रिटायरमेंट के अगर अगेंस्ट में अगर ये मैप करते हैं तो अगर ये कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में तो मैं समझता हूँ 8 से 10 करोड़ का कॉर्पस से जनरेट कर पाएंगे अपनी रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि इन्होंने इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट और होराइजन जो बताया 27 साल रिटायरमेंट का वो बहुत अच्छा अमाउंट और होराइजन दोनों अच्छा दिखता है। चाहे बच्चे की एजुकेशन इन्होंने 50 लाख बोला, तो मैंने जो फंड सिलेक्शन किया और इनमें मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ 3,000 रुपए ऑलरेडी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं डीएसपी, ब्लैक रॉक और आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी में, तो मैं इनको करीबन 7,000 रुपए और रिकमेंड करने को बोल रहा हूँ। 2,000 एसबीआई ब्लू चिप फंड, ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। टाटा पे प्राइवेट इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड है और मेरा एसेट का आप 2,000 और 3,000 टाटा में अगर आप डालें तो 15 साल का टेनर में पकड़ूं तो एवरेज अगर 15% का रिटर्न भी पकड़ेंगे तो ये करीबन 50 लाख रुपए इसमें ये बनाएंगे, प्लस जो इनकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है सो उसको आराम से 30 to 35 लाख से उम्मीद लगा सकते हैं। सो टोटल 75 लाख रुपीस का कॉर्पस मैं इनका देखता हूं आराम से बनना चाहिए, जो इनके टोटल अगर 10,000 रुपए अपने बच्चे के एजुकेशन गोल के लिए लगाते हैं तो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुलदीप जी को उनके सवाल पर राय मिल गई। अगले दर्शक से भी बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हरमीत सिंह हैं। हरमीत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपने अपना सवाल भी, नमस्कार सर, आपने अपना सवाल भी हमें भेजा है, जरा और डिटेल्स में बताइए क्या जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से। मैम, मेरा एक ही गोल है और वो बहुत क्लियर है कि मुझे 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना है। मेरी 37 एज है। जो मैंने फंड लिए हुए हैं मैं बस ये जानना चाहता हूँ वो ठीक है कि नहीं है, मुझे उसमें कुछ ऐड करना है या नहीं करना है, या इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, उस बारे में गाइडलाइन चाहिए बस। ओके, हरमीत जी आप क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैम। ओके, तो 55 इयर्स में रिटायरमेंट की आपकी प्लानिंग है, मतलब जल्दी रिटायरमेंट चाहते हैं? जी जी। ओके, 60 से पहले रिटायरमेंट, और उसके लिए कुछ फंड्स 2 करोड़ रुपए इन्हें चाहिए। पोर्टफोलियो में कुछ फंड्स हैं, ब्रजेश आपके पास भी इनकी डिटेल्स हैं। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 3,000 रुपए, एसबीआई ब्लू चिप इक्विटी फंड में 3,000 रुपए है, एबी एसएल टैक्स रिलीफ 96 में भी इनका निवेश है, एलएनटी इंडिया वैल्यू, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस। तो ये फंड्स का सिलेक्शन इनका आपको कैसे लगा? ये फंड सिलेक्शन इनका ठीक है जी, इनका जो पोर्टफोलियो मिक्स ठीक है, लार्ज, मिड और स्मॉल कैटेगरी जो इन्होंने और डाइवर्सिफाइड, ये अच्छी इनका मिश्रण अच्छा है। तो फंड सिलेक्शन हरमीत जी आपका बिल्कुल ठीक है, आप इसको जारी रखिए। और 20,000 रुपीज का मैं देख रहा हूँ आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप 55 साल की उम्र में रिटायर होना चाह रहे हैं तो 16% पर एनम का अगर मैं देखूं तो 2 करोड़ 18 साल में आपका इससे आराम से बनना चाहिए। लेकिन मैं एक सलाह और दूंगा, मिड और स्मॉल कैटेगरी जितने भी फंड्स हैं इनको आपको रेगुलरली मॉनिटर करते रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में करेक्शन आती है तो ये थोड़ा फंड्स वॉलेटाइल होते हैं। बाकी आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो ठीक है। ओके, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, उड़ीसा से चंपेश्वर जी हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपने अपना सवाल भी हमें भेजा है, जरा बताइए कि ये जो आप अभी सोच रहे हैं निवेश करने की, उसके लिए क्या और डिटेल्स है जो आप हमारे एक्सपर्ट को दे सकते हैं? मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए सर। चंपेश्वर जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, फोन लाइन शायद कट गया है, लेकिन सवाल हमारे पास है तो हम कम से कम सवाल का जवाब अपने एक्सपर्ट से दिलवा सकते हैं। सरकारी नौकरी करते हैं ये, पत्नी प्राइवेट नौकरी में है, दोनों मिलकर 70,000 रुपए प्रति महीना कमाते हैं। जीपीएफ में 10,000 रुपए प्रति महीने का निवेश है, 1 करोड़ का इन्होंने टर्म इंश्योरेंस भी लिया है, और 1,000 रुपए प्रति महीना पीपीएफ में इनका निवेश है। एलआईसी और पीएलआई में भी ये निवेश करते हैं। 3.5 लाख रुपए की एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली है। क्या मौजूदा निवेश से लक्ष्य हासिल होगा? जिन लक्ष्य की यहाँ पर ये भी इन्होंने रखा है अपने लिए, बेटे की जिसमें पढ़ाई है 2030 तक, और साथ ही एजुकेशन है बच्चे का, ये तमाम जो है इमरजेंसी फंड भी इन्हें चाहिए। तो कुछ इस तरीके के गोल इन्होंने अपने लिए सेट किए हैं। इनके पोर्टफोलियो को देखकर बताइए ब्रजेश, क्या स्ट्रैटेजी सही रख रहे हैं ये?
जी, मैंने देखा इनका काफ़ी डिटेल्ड सवाल था, इनका पोर्टफोलियो भी मैंने स्टडी किया और इनके करीबन प्राइम जो गोल हैं 6 गोल्स रखे हैं इन्होंने स्वाति जी। और इनका मैंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मेरे साथ शेयर हुआ है, ये सब जितने भी इन्वेस्टमेंट अभी ये कर रहे हैं वो करीबन 16,000 रुपये महीना इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अभी जाता है। 70,000 रुपये की जैसे आपने बताया इनकी सैलरी है, तो जो इनकम से जो बैलेंस जो बचता है 54,000 रुपीज बचता है, क्योंकि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बोला था इनकी एक पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस चल रही है जिसको ये क्लोज करना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि वो शायद ये क्लोज कर रहे हैं या कर चुके होंगे, तो उसको अगर हटा दें उस अमाउंट को तो 54,000 रुपीज इनके पास बचता है। अब 54,000 रुपीज में मैं ऐसा मानता हूं कि करीबन 50 to 55% जो घर के जो खर्चे हैं ये उसमें भी यूज करेंगे। तो जो इनका इन्वेस्टेबल सरप्लस जो मैं देख रहा हूं इनके पास बचता है करीबन 25,000 रुपए का बचता है। अब मैं इनको जो 6 प्राइम गोल जो इनके हैं तो वो हम स्टेप बाय स्टेप जरा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहला गोल इनका रिटायरमेंट का है, तो मैं इनको एक सजेस्ट ये कर रहा हूँ, इनका जो टारगेट है 70 लाख रुपए का इनका रिटायरमेंट गोल कॉर्पस का टारगेट है। तो मैं इनको ICICI प्रू का ब्लू चिप फंड है, लार्ज कैटेगरी का फंड है, 2500 रुपए मैं इनको सलाह देता हूँ उसमें ये SIP शुरू कर दें। टेनर इनके पास करीबन 23 ईयर्स है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं पकड़ता हूँ अराउंड 16% आनी चाहिए, तो 70 लाख रुपीज ये जनरेट कर पाएंगे। सेकंड गोल इनका बच्चे की इनके बेटे की एजुकेशन का था, तो उसमें मैं इनको सजेस्ट करूंगा करीबन 7,000 रुपए, इनको 3,000 रुपए LNT मिड कैप फंड में और 4,000 रुपए मिराई एसेट इंडिया इक्विटी फंड में। तो 12 साल अभी हैं इनके पास इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न में 24 और 25% रिस्पेक्टिवली पकड़ता हूं, तो इन दोनों का पकड़ के अराउंड 50 लाख रुपीज ये इनको वहां से जनरेट कर पाएंगे। थर्ड गोल इनका अगेन चाइल्ड की एजुकेशन का है, सेकंड चाइल्ड एजुकेशन जो है उसमें मैं इनको रिकमेंड करता हूँ करीबन 3,000 रुपीज का ये लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट SBI ब्लू चिप फंड में कर सकते हैं। अगेन वी कैन अज्यूम अ 20% रिटर्न बिकॉज ही हैज 17 मोर ईयर्स इन दैट, सो ही विल बी एबल टू जनरेट अ कॉर्पस ऑफ 55 lakhs इन दैट। चौथा गोल इनके फर्स्ट बेटे की मैरिज का है, जिसमें मैं इनको रिकमेंड करूंगा SL इक्विटी फंड, अगेन लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, 24 साल है इनके पास, 1,000 रुपए से ये शुरुआत कर सकते हैं, 18% के रिटर्न का उम्मीद लगाएं तो 45 लाख रुपीस इनका बनना चाहिए। फिफ्थ गोल इनकी सेकंड चाइल्ड मैरिज का है, जिसमें ICICI फोकस ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, मैं इनको रिकमेंड करूंगा 1,000 रुपीज की SIP वहां पे भी शुरू कर सकते हैं, और इनका होराइजन बड़ा है, 29 ईयर्स हैं, तो 16% रिटर्न पकड़े तो 65 लाख जनरेट करेंगे। अब इनका सिक्स्थ गोल जो था, एक इन्होंने घर खरीदना चाह रहे हैं, उसके लिए इनको करीबन 1 करोड़ 14 लाख रुपए लिखा, बट 1 करोड़ 10 पकड़ते हैं, 1 करोड़ 15 लाख अगर हम पकड़े, तो मैं इनको 4 फंड बता रहा हूं। 2 डाइवर्सिफाइड कैटेगरी के हैं, एक मिड एंड स्मॉल का है और एक लार्ज कैटेगरी का फंड है। तो फंड का नाम जैसे लार्ज का है जो इन्वेस्को का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है, 4,000 रुपए उसमें डालें, 12 साल के लिए 19% का रिटर्न मैं समझता हूं, तो 23 लाख उधर से आएगा। मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप 35 फंड है, डाइवर्सिफाइड कैटेगरी का फंड है, 4,000 रुपए मैं उसमें भी रिकमेंड कर रहा हूं। और ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी डाइवर्सिफाइड अगेन, इसमें भी 4,000 रुपए रिकमेंड करता हूं। और HDFC स्मॉल कैप फंड, एक स्मॉल कैप मिड एंड स्मॉल कैटेगरी का फंड है, 4,000 रुपए इसमें डालेंगे तो इनका ब्लेंडेड में पकड़ूं 20% रिटर्न आए तो 1.1 to 1.15 करोड़ इनका जनरेट होना चाहिए। इनका एक सवाल और था जो मेरे पास ईमेल में आया था कि एक इमरजेंसी के लिए ये और इनकी वाइफ को क्या करना चाहिए इमरजेंसी, तो मैं इनको बोलता हूँ कि एक ये ICICI प्रू में सेविंग फंड में 5,000 रुपीज मंथली ये अपने अकाउंट से, और वाइफ के लिए 5,000 रुपीज सुंदरम सिलेक्ट फोकस का 5,000 रुपए, दोनों ये सिप शुरू कर सकते हैं अपने इमरजेंसी कॉर्पस क्रिएट करने के लिए। ऑलराइट, काफी डिटेल में चंपेश्वर जी के सवाल का जवाब आपने दिया ब्रजेश। एक और सवाल लेते हैं, ये ईमेल पर आया है हमारे पास, और ये जो सवाल है मुकेश जी का है। इन्होंने कहा है कि SBI मैग्नम मल्टीकैप में इनका निवेश है 1,000 रुपए प्रति महीने का, ये फंड कैसा है, और 1,000 रुपए प्रति महीने का निवेश और बढ़ाना चाहते हैं, किस फंड में निवेश करें, तो रिटर्न कैसा रहेगा, बस यही जानना चाहते हैं। जी, मैंने इनका पोर्टफोलियो SBI मैग्नम मल्टीकैप फंड एक बहुत अच्छा फंड है जी। इसके अगर हम हिस्टोरिकल रिटर्न देखें तो करीबन 21% रिटर्न आए हैं इसके हिस्टोरिकल लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो। और ये इन्होंने बोला कि ये दूसरा 1,000 रुपए का SIP शुरू करना चाह रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ जैसे ICICI प्रू ब्लू चिप फंड है, या मिराई एसेट इंडिया इक्विटी फंड है, या IDFC फोकस्ड इक्विटी फंड, या मोतीलाल ओसवाल मल्टीकैप 35 फंड, इसमें किसी में से भी 500 रुपए या 1,000 रुपए किसी एक फंड में डाल सकते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी फंड है, एकदम सेफ रहेंगे।
ओके, तो दर्शकों के सवालों का सिलसिला तो खत्म हुआ, लेकिन क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं एनपीएस की, नेशनल पेंशन स्कीम की, इसमें जरा बताइए, तमाम खूबियों की तो हमने बात कर ली ब्रजेश, और कैसे इसमें रजिस्टर कराएं, कैसे पैसे निकालने के नियम इसमें से क्या हैं, लेकिन क्या एनपीएस में निवेश करने से किसी तरीके का कोई नुकसान भी है, या कोई ऐसी सावधानी जो बरतनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए निवेशकों को? जी देखिए, सबसे पहली बात, इसमें 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो निवेशकों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। रही बात नुकसान की, जैसा आपने बताया, देखिए नुकसान, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है और ये बाजार जोखिमों के अधीन है। सो ऑल द रिटर्न्स इन म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये चीज का ख्याल रखना चाहिए। देयर इज नो रिटर्न विच इज गारंटीड हियर। ओके, सो दिस इज ऑल सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि ये इसका जो विड्रॉल है, जब ये मैच्योर होती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो ये टैक्स फ्री नहीं है। ओके, क्योंकि जो 40% जो कॉर्पस जो होगा वो तो एनविटी में जाएगा आपका, 60% जो है वो टैक्सेबल रहेगा। जो एनविटी में जाने के बाद वो पेंशन में जाएगा, तो पेंशन भी जब आप विड्रॉ करेंगे तो वो जो आपका जो आईटी स्लैब है उसमें जाके एज एन इनकम ट्रीटमेंट होता है, तो ये टैक्सेबल हो जाता है मोटा मोटा सारा इन्वेस्टमेंट। अच्छा, दूसरा, अब जैसे 40% पैसा आपका एनविटी में चला गया तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके पास, तो ये चीज ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि अगर इसका दूसरा अगर वो देखें ईपीएफ या पीपीएफ में, तो उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। अब 60 साल तक आप विड्रॉल नहीं कर सकते, ये चीज भी आपको ख्याल रखनी है। और 50% जैसे मैंने बताया, मिनिमम जो है इक्विटी में ही 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो कि थोड़ा एग्रेसिव प्रोफाइल रखते हैं, तो वो मोर देन 50% अपने कॉर्पस को इक्विटी रिलेटेड स्कीम में डालना चाहते हैं ताकि उनका रिटर्न और ज्यादा अच्छा हो, लेकिन वो ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो कि अगर निवेशक ध्यान रखते हैं और उनको उनके हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये भी जरूरी कि अकाउंट सक्रिय रखने के लिए हर न्यूनतम योगदान इसमें जरूरी है, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश, हमारे साथ आज एनपीएस की खूबियों पर बातचीत करने के लिए और दर्शकों के सवाल के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया।